जगह है भारत की मुंगेर स्टेशन और साल है 1908। हम एक सज्जन व्यक्ति को देखते हैं जो दरभंगा जाने के लिए मुंगेर स्टेशन पर आया है और उस व्यक्ति का नाम शेखर होता है, पेशे से एक वकील। वो दौर था अंग्रेजों के शासनकाल का और स्टेशन भी उसी जमाने का। भारी बरसात हो रही है। शेखर ने स्टेशन मास्टर से पूछा, ये दरभंगा जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? स्टेशन मास्टर ने बताया कि उसके आते आते तो रात के 8 बज जाएंगे, लेकिन दोपहर के वक्त एक ट्रेन आने की बात तो थी, मगर वो खारिज हो गई है, इसीलिए अब ट्रेन सीधा 8 बजे ही आएगी। तब तक शेखर को यही स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। दूसरी तरफ हमें ललिता नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बच्चों को पढ़ा रही है। तभी एक आदमी ने आकर उसे खबर दी कि गिरीन बाबू उसे बुला रहे हैं। इसके बाद ललिता गिरीन से मुलाकात करने गई। गिरीन ने बताया कि उसकी मामी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी मामी कलकत्ता शहर में रहती है। ललिता ने कहा कि वो अपनी मामी को देखने कलकत्ता जाएगी, मगर गिरीन उसे यूं अकेले नहीं जाने दे रहा। उसने ललिता से कहा, तुम 1-2 दिन बाद चली जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर ललिता कहती है कि वो अकेले जा सकेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ शेखर उसी स्टेशन के बाहर टहल रहा है। शेखर किसी ख्यालों में डूबा है और इसी के साथ उसके ख्यालों में हम भी 4 साल पहले पहुँच जाते हैं। कोलकाता शहर, शेखर और ललिता। कम उम्र की ललिता, सुंदर, बातूनी और चंचल स्वभाव। वो सच धज कर थिएटर जाने के लिए शेखर की अनुमति लेने आई है। अब दोबारा वर्तमान में आ गए। ललिता भी स्टेशन आ पहुंची कलकत्ता जाने के लिए। शेखर पास की दुकान से जलेबियां खा रहा होता है। उसने ललिता को रिक्शे से उतरते हुए नहीं देखा। स्टेशन मास्टर से बात करके पता चला ट्रेन आने में अभी देरी है, उसे वेटिंग हॉल में इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वेटिंग हॉल में आगे से ही शेखर अपना सामान रखा आया है, क्योंकि पुरुष वेटिंग हॉल में ऊपर की छत टूट जाने से बारिश का सारा पानी कमरे में घुस चुका है। इसीलिए स्टेशन मास्टर ने ही शेखर को महिला वेटिंग हॉल में सामान रखाने को कहा था। अब स्टेशन मास्टर ने ललिता से महिला वेटिंग हॉल में बैठने को कहा। तब तक मैं उस सज्जन व्यक्ति का सारा सामान वहाँ से हटवाता हूँ। ललिता जब वेटिंग हॉल में आई तो वहाँ उसे एक कोट टंगा हुआ नजर आया, जो कि उसे काफी जाना पहचाना सा लगा। फिर ललिता ने उस कोट को अपने हाथों से अच्छे से देखा। शेखर के वापस स्टेशन आने पर स्टेशन मास्टर ने उसे बताया कि उसे अपना सारा सामान महिला वेटिंग हॉल से हटाना होगा, क्योंकि अब वहाँ एक महिला आई है कलकत्ता जाने के लिए। यहाँ शेखर का घर भी कलकत्ता में ही होता है। अब शेखर वेटिंग हॉल के बाहर खड़ा अंदर आने की अनुमति मांगता है, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इसलिए शेखर अंदर घुसकर अपना सामान समेटने लगा और तभी बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई। शेखर जैसे ही वेटिंग हॉल से अपना सामान लेकर बाहर आया तो उसका आमना सामना ललिता से हो गया और इसी के साथ ही कहानी अतीत में चली गई, जिस दिन शेखर ने ललिता को प्रपोज किया था। उन्होंने एक दूसरे को फूलों की माला भी पहनाई थी। उनके बीच एक सुंदर सा रिश्ता था और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते। ललिता के माँ बाबा नहीं थे और अपने मामा मामी के घर पर ही पली बड़ी। ललिता शेखर की माँ को अपनी ही माँ माना करती। शेखर के बाबा एक बड़े जमींदार थे। उनके घर की दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और दोनों के घर के छतों के बीच में एक टूटी जगह थी। वहीं से ही ललिता हमेशा शेखर के घर में आया करती। 4 साल बाद शेखर को यूं अपने सामने खड़ा देख ललिता भागकर वेटिंग हॉल में वापस आ गई और अतीत का वो दिन सोचने लगी जिस दिन शेखर के बाबा राय साहब के पास उसके मामा गुरुचरण उधार मांगने आए थे। गुरुचरण की बेटी का ब्याह है, जिसके लिए उन्हें 7,000 रुपयों की जरूरत है। उनकी माली हालत भी कुछ इतनी खास नहीं होती। अब यहाँ राय साहब ने पैसे उधार देने के लिए तो राजी हो गए, मगर एक शर्त पर कि उन्हें अपनी जमीन के कागजात उनके पास गिरवी रखने होंगे। अगर दिए गए समय पर गुरुचरण उधार ना चुका सका तो उसकी सारी जमीन राय साहब के नाम हो जाएगी। वहाँ राय साहब के बड़े बेटे अविनाश भी मौजूद थे। अविनाश बोले, गुरुचरण तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है ना, तो उनके साथ ऐसा करना क्या ठीक हुआ? तभी राय साहब बोल पड़े, मुझे पता है कि गुरुचरण कभी ये उधार नहीं चुका सकेगा, इसीलिए वो इस पर राजी हुआ है। दूसरी तरफ ललिता और शेखर का प्यार काफी अच्छा चल रहा होता है। शेखर से उम्र में छोटी होने की वजह से ललिता शेखर का बहुत ही मान सम्मान करती। वो जहाँ भी जाया करती शेखर को बता कर जाती और यहाँ शेखर ने भी अपनी अलमारी की चाबी ललिता को दे रखी थी। ललिता को जब जैसी इच्छा होती वो यहाँ से पैसे निकाल कर खर्च किया करती।
कहा जाए तो उनके बीच पति पत्नी का ही रिश्ता था और ये रिश्ता शेखर के घर में किसी से छुपा नहीं था। उसकी भाभी, उसके भैया, उसके माँ सभी को पता था सिवाय उसके बाबा के। ये शेखर और ललिता एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी तरह उन दोनों के बीच प्यार भरी बदमाशियां चलती रहती। इसी सब के बीच उस वक्त अंग्रेज बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि ये प्रेम कहानी बंगाल विभाजन के समय की दिखाई गई है और बंगाली इस विभाजन के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे और ललिता उनकी समर्थक थी। जहाँ पे आंदोलन हो रहे होते ललिता दौड़ कर वहाँ जाती और एक बार तो वो खुद ही आंदोलन करने चली गई थी और तब शेखर उसे वहाँ से बचा कर लेकर आया। खैर, यहाँ ललिता के मामा अभी तक भी राय साहब का उधार चुका नहीं पाए हैं। उनसे मुलाकात होने पर राय साहब उन्हें बहुत बुरा भला भी कहते हैं और ये चीज गिरीन को देखना बहुत ही खराब लगता है। गिरीन है उनके पास में ही रहता एक ब्राह्मण घर का लड़का जिसका घर मुंगेर में है। कलकत्ता पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया है, इसीलिए वो अपनी बहन के घर में रहता है। राय साहब जब भी गुरुचरण को देखते वो उन्हें बातें सुनाने से बाज नहीं आते और ये चीज देखकर गिरीन को काफी खराब लगता। वो मन ही मन ललिता को पसंद भी करता था, इसीलिए वो एक दिन ललिता के मामा से मिलने उनके घर आया। अब गिरीन ने कहा कि वो राय साहब का सारा उधार उनका होकर चुका देगा। ये सुनकर तो ललिता के मामा को यकीन ही नहीं हुआ कि एक अनजान शख्स गिरीन उनका सारा कर्ज चुका देगा। कहानी फिर से वर्तमान में आ गई। शेखर वेटिंग रूम में बैठा हुआ है जहाँ बारिश के पानी ने सब कुछ गीला कर दिया है और शेखर सोचने लगा। शेखर जब अपने काम के लिए माँ को लेकर दरभंगा में रहता था तब कोलकाता से शेखर की भाभी ने उसे एक खत लिखा कि ललिता के मामा गुरुचरण ने ब्राह्मण धर्म अपना लिया है और गिरीन ने उनका होकर उनके सारे कर्ज चुका देने की वजह से ललिता की शादी की बात गिरीन से चल रही है। इसलिए अब शेखर अपनी माँ को लेकर कलकत्ता चला आया। अब ललिता शेखर के पास आकर कहती है कि अब वो क्या करेगी। उसके मामा भी अब ब्राह्मण हो चुके हैं, मगर यह शेखर तो ललिता के ऊपर थोड़ा गुस्सा है। जैसे कि गिरीन ने ललिता की मामा की तरफ से राय साहब के सारे उधार चुका दिए और इसके बाद मामा गिरीन के पैसे न लौटा पाने पर गिरीन के कहे मुताबिक उसके मामा ब्राह्मण हो जाते हैं। इसी बात का शेखर को गुस्सा है, जिस पर ललिता बोली, मामा जो भी बन गए वो बन गए, मैं तो नहीं बनी। शेखर की माँ भी ललिता को काफी पसंद करती है। वो भी चाहती है कि ललिता इसी घर की बहू बने। इसीलिए ललिता ने भी शेखर से कहा कि तुम्हारी माँ मुझे कभी मना नहीं करेगी और गिरीन बाबू के पैसे वो नहीं भी तो चुका दिए जाएंगे। जिस पर शेखर बोला, कैसे उसके पैसे चुका पाओगी तुम? तुम्हारे मामा ने तो तुम्हें गिरीन बाबू के पैसों के बदले में बेच दिया है। गिरीन जो ललिता को पसंद करता है ये बात शेखर पहले से ही जानता है, इसलिए उसने ये बात कही। शेखर के मुंह से इतने कटु शब्द सुनकर ललिता को तो दिल छलनी हो गया और वो बोली, मेरे मामा ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है और इस पूरी दुनिया में मुझे बेचने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास है शेखर। अब यहाँ देखते हैं कि ललिता के मामा शेखर के बाबा के दिए सारे उधार पैसे चुकाने आया है। शेखर के बाबा ने कौतूहल में पूछा, इतने सारे पैसे तुम्हें दे कौन रहा है? मगर मामा गिरीन का नाम नहीं लाना चाहते। अब राय साहब ने कहा, तुम्हारे घर पर तो 2 जवान लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारे प्रति तो दूसरों की दया होगी ही। राय साहब इस बात से चिढ़े हुए हैं क्योंकि उनका जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। खैर, गुरुचरण ने सारे पैसे सूद समेत वापस करके अपनी जमीन के कागजात लेकर वापस चला आया। तभी पास में बैठा राय साहब का मैनेजर बोल पड़ा, पास का एक ब्राह्मण घर का लड़का गिरीन, जिसका कुछ दिनों से उनके घर पर काफी आना जाना हो रहा है, लगता है सारे पैसे उसी ने ही दिए हैं। अब कहानी आज में आ गई। ललिता आकर शेखर को महिला वेटिंग रूम में बैठने को कहती है, मगर शेखर ने मना कर दिया और कहा कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। मगर ललिता भी नहीं मानती और उसे जोर देकर कहती है, बारिश में भीगने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब की बार शेखर ने ललिता की बात सुन ली और दोनों ही महिला वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। शेखर ने ललिता से पूछा, स्टेशन मास्टर से पता चला कि तुम कलकत्ता जा रही हो, किस लिए? ललिता ने वजह बताई कि उसकी मामी बहुत बीमार है। शेखर बोला, गिरीन ने तुम्हें अकेले जाने दे दिया? क्योंकि शेखर जानता है कि ललिता की गिरीन से ही शादी हुई है। ललिता बोली, मुझे अकेले आने जाने की आदत है। अब ललिता ने शेखर से पूछा कि क्या उसकी पत्नी कलकत्ता में रहती है? जिस पर शेखर बोला, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन जल्द ही करने वाला हूँ। अब शेखर वहाँ से उठकर जाने लगा, मगर ललिता ने उसे ये कहकर रोक लिया कि वहाँ बैठने जैसे हालत नहीं है।
पर शेखर मना करते हुए बोला, नहीं, गैर औरत के साथ बैठकर बातें करना ये मेरे कानून में नहीं है। तभी स्टेशन मास्टर ने आकर एक बुरी खबर दी। अंग्रेजों के साथ आंदोलन को लेकर न जाने किसने रेल लाइन पर ही बम फेंककर उसे तबाह कर दिया है, इसीलिए आज और कोई ट्रेन नहीं आ सकेगी। अगर चाहे तो आज रात आप मेरे ऑफिस में सो सकते हैं। इतना कहकर स्टेशन मास्टर वहाँ से चला गया। शेखर ने तब ललिता से कहा, आजकल नियति भी मुझसे मजाक करने लगी है। तब ललिता बोली, शेखर दा, आपको आपकी रुचि के खिलाफ, आपके कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्टेशन मास्टर ने तो कहा है कि आप उनके ऑफिस में आज रात गुजार सकते हैं। तुम चले जाओ, मैं यहाँ दरवाजा बंद करके रह लूंगी। शेखर ने जवाब में कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ यूं अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? तब ललिता बोल पड़ी, ये अनुभूति तो मेरी पहली बार नहीं है। उस दिन जो उचित था वही मैंने किया। शेखर ने कहा। कहानी एक और बार अतीत में चली गई, जहाँ शेखर की भाभी शेखर को समझा रही है कि वो गिरीन और ललिता की शादी होने से क्यों नहीं रोकता, क्योंकि ललिता तो शेखर से बहुत प्यार करती है। शेखर की भाभी बोली, अगर तुम दोनों की शादी को नहीं रोकते तो ललिता कहीं और ब्याह करके चली जाएगी, इससे तुम खुश रह पाओगे? लेकिन उस वक्त शेखर के मन में था बहुत सारा अभिमान कि क्यों ललिता के मामा ने गिरीन के पास से पैसे लिए और उसकी बात पर वो ब्राह्मण ही क्यों हुए। अब कहानी स्टेशन पर आ गई। शेखर ललिता से कहता है, उस दिन जो भी हुआ, क्या उन सब के लिए तुम मुझे दोषी ठहराती हो? ललिता बोली, मैंने तो तुम्हारी बात नहीं कही है और तुम मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, ये वचन तो तुमने मुझे कभी नहीं दी। और इतने में शेखर वहाँ से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, देखा कि ललिता बाहर बैठी है। वो शेखर से कहती है, तुम अचानक मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? कहानी अब अतीत में चली गई, जहाँ ललिता के मामा बीमार है और डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें अभी माहौल और आबो हवा बदलने की जरूरत है। गिरीन, चूँकि तुम अब उनके अभिभावक समान हो तो तुम उन्हें अपने घर मुंगेर लेकर जा सकते हो। गिरीन ने भी यही तय किया कि वो सभी को लेकर अपने घर चला जाएगा। कहानी वर्तमान में लौटी। शेखर ने ललिता से कहा, तुम अपने पति से कुछ मत कहना कि रात में तुम यहाँ मेरे साथ थी, शायद उसे ये बात पसंद न आए। अब अतीत में देखा गया कि बंगाल विभाजन के अगले दिन ही ललिता गिरीन के साथ मुंगेर चली जाती है। जाने के दिन के पहली वाली रात वो आखिरी बार के लिए शेखर से मिलने आई। शेखर की माँ ने उसे कुछ गहने और साड़ियाँ दी थी, जिन्हें वो लौटाने आई है। साथ ही उसने शेखर की अलमारी की चाबी भी रख दी, जो कि शेखर ने उसे दी थी। शेखर उस वक्त क्या कहे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा, बस भूत बने वो खड़ा देखता रह गया। वर्तमान में शेखर कहता है, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, तुमने ये क्या किया था ललिता? ललिता बोली, आज बहुत इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हें सब कुछ कह दूं जो तुम नहीं जानते। अब ललिता सब कुछ कहने ही वाली होती है कि इतने में गिरीन वहाँ चला आया। गिरीन ने कहा, मुझे पता चला कि रेल लाइन टूटी पड़ी है, आज और कोई ट्रेन नहीं आने वाली, इसीलिए वो ललिता को अपने साथ ले जाने आया है। गिरीन उसका सारा सामान समेटते हुए कह रहा है, इतने समय तुम्हें यहाँ यूँ अकेले रहना पड़ा? जवाब में ललिता बोली, नहीं, वो तो मेरे साथ थे। खिड़की की तरफ मुड़कर खड़े रहने के कारण गिरीन पीछे से शेखर को पहचान नहीं पाया। अब गिरीन ने शेखर से कहा, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो आप आज रात हमारे घर पर रह सकते हैं। मगर शेखर ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद गिरीन ललिता को साथ लेकर गाड़ी के पास आ गया और बोला, वो सज्जन बहुत अजीब थे, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ललिता ने कहा, क्या तुम उन्हें पहचान नहीं पाए? वो तो कलकत्ता में हमारे पास के घर के रहने वाले शेखर दा है। ये सुनकर गिरीन बोल पड़ा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और इसके बाद ही वो शेखर से मिलने के लिए जाने लगा, मगर ललिता ने उसे रोक दिया, जिस पर गिरीन बोला, तुमने जो किया क्या वो सही किया? मगर ललिता कोई जवाब नहीं देती और यहाँ दूर से शेखर गिरीन और ललिता को देख रहा होता है। तभी अतीत का दृश्य दिखाया गया। ललिता के मामा गुरुचरण मरते समय ललिता की जिम्मेदारी गिरीन के हाथों सौंप कर गए थे और उनकी इच्छा थी कि गिरीन और ललिता शादी के रिश्ते में बन जाएं। अब गिरीन ललिता को लेकर स्टेशन से चला गया और शेखर एक बार फिर अकेला इंतजार कर रहा होता है। उसे याद आ गया उस रात का वाक्य जब ललिता की बहनों ने उनकी गुड़ियों की शादी का आयोजन किया था और उन्होंने शेखर को भी आमंत्रित किया। शेखर कहता है, मैं आ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि उसे फूलों की माला भेजनी होगी। रात में ललिता वो माला लेकर जब शेखर को देने पहुंची तो शेखर बोला, वो माला मुझे तुम खुद यहाँ आकर दो। और ललिता के पास आते ही शेखर उसका हाथ पकड़कर वो माला अपने गले में डाल लेता है
ललिता एकदम से डर गई और बोली, तुमने ये क्यों किया? तुम्हारा और हमारा सामाजिक दर्जा मेल नहीं खाता है। क्या कोई हमें कभी स्वीकार करेगा? तुम मुझे अपमानित करने के लिए ये कर रहे हो ना? शेखर ने ना में जवाब देते हुए कहा, हम दोनों हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं। हाँ, भले ही जुबान से किसी ने कहा ना हो, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शेखर ने ये समझ लिया था। ललिता को दुख और कष्ट सहते देखकर उसकी आंखें लाल हो रही है। वो कहता है, शुभ काम में देरी मत करो, और गले में पहना माला खोलकर उसने ललिता के गले में डाल दिया। इतना डर किस बात का है तुम्हें ललिता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। गिरिन से तुम्हारी शादी की बात सुन मन तो करता है कि उसकी जान ले लूं। तुम बहुत उत्सुक थी ना शादी के लिए। लो, तुम्हारे सारे उत्साह को मैंने खत्म कर दिया। कल मैं बाहर जा रहा हूँ। वापस आकर मैं हम सबको हमारे बारे में बता दूंगा। लेकिन उसके वापस आने के बाद तो परिस्थिति पूरी तरह से पलट चुकी थी। अब यहाँ स्टेशन पर अकेला बैठा शेखर यही सब बातें सोच रहा होता है। तभी स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा, वो आदमी जो उस लड़की को लेकर गया, क्या वो उसका भाई था? शेखर बोला, नहीं, वो उसका पति है। फिर स्टेशन मास्टर बोला, तो वो लड़की अपने पति को नाम से पुकार रही है। क्या जमाना आ गया है सच में। अब यहाँ स्टेशन में शेखर की ललिता से मुलाकात को 1 महीने बीत गए। शेखर वापस कलकत्ता आ चुका है और उसकी शादी की बात चल रही है। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी है। तो शेखर की माँ कहती है, तुम्हें ऊपर के कमरे में रहने की और जरूरत नहीं, नीचे ही एक सुंदर कमरे में अपनी नई बीवी के साथ रहना। इसके बाद शेखर की भाभी आकर बोली, ललिता भी पास के मकान में आई है। फिर शेखर ने बताया कि उसकी उससे मुलाकात स्टेशन पर हुई थी और ऐसी किसी पराई स्त्री के बारे में ऐसी बातें करना हमें शोभा नहीं देता। अब भाभी वहाँ से जाते जाते बोली, सुना है ललिता हॉस्टल में रहती है और बच्चों को भी पढ़ाया करती है। ये सुन शेखर भाभी से बार बार पूछने लगा, ललिता हॉस्टल में क्यों रहेगी भला? और जवाब में भाभी ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, दूसरी स्त्री के बारे में जानने में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? और वहाँ से चली गई। फिर उस रात शेखर ने छत से देखा कि सामने वाले घर की छत में गिरीन ललिता की बहन काली को फूल दे रहा है और उसे गले से लगा लिया। तब शेखर सोचने लगा कि शायद काली के साथ उसका अवैध संबंध है, इसीलिए ललिता हॉस्टल में रहती है। इसी बीच ललिता की मामी ने भी तय कर लिया कि वो अपना ये घर बेचकर चले जाएंगे। क्योंकि उनका घर शेखर के घर के पास है, इसीलिए वो अगर उनका घर खरीद ले तो अच्छा होगा। इसी वजह से अगले दिन गिरीन शेखर के पास घर बेचने का प्रस्ताव लेकर आता है। गिरीन बोला, मेरी सास बहुत व्यस्त हो उठी है इस घर को जल्दी बेचने के लिए। हालांकि शेखर इस मामले पर बात करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता। मुझे अपने बड़े भाई से बात करके देखना होगा, शेखर बोला। तब गिरीन ने कहा, असल में मेरी सास इस घर को जल्दी बेचना चाहती है और इसके अलावा दीदी भी यही चाहती है कि शेखर की शादी से पहले ही वो ये घर बेचकर चले जाए। गिरीन के मुंह से दीदी सुनकर शेखर आश्चर्यचकित हो गया। दीदी कौन है? उसने पूछा। तब गिरीन ने कहा, ललिता। पहले मैं उन्हें नाम से बुलाता था, लेकिन अब संबंध में वो मेरी दीदी है। ये सुनकर तो शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूछा, तो आपकी शादी किससे हुई है? और अब यहाँ असली सच्चाई सामने आती है कि गिरीन की असल में ललिता से नहीं बल्कि उसकी बहन काली से शादी हुई है। काली उसकी पत्नी है। शेखर ने हैरान होकर पूछा, मगर आपकी शादी तो ललिता के साथ तय हुई थी। जवाब में गिरीन ने कहा, हाँ, मगर मुझे बाद में ललिता ने बताया कि वो शादीशुदा है। उसने अपनी इच्छा से किसी को अपनाया है, यानी कि उसने स्वयंवर कर लिया है। इसीलिए अब वो किसी से शादी नहीं कर सकती और मुझसे शादी के लिए सहमत नहीं होती। गिरीन भी यहाँ अब तक समझ चुका था कि शेखर के साथ ही ललिता का रिश्ता है, इसीलिए उसने ललिता के लिए गए फैसले का सम्मान रखते हुए उस पे शादी करने पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। लेकिन ललिता ने गिरीन से वादा लिया था कि वो कभी बाहर इस बात को नहीं लाएगा, मगर आज उसने खुद की इच्छा से वो वचन तोड़ दिया और लगता है कि उसने सही इंसान के सामने ही तोड़ा है। उसकी बातें सुनकर शेखर की गलतफहमियां टूटी और उसने होश संभाला। वो अब समझा कि असल घटना क्या थी। वो फौरन भाभी के पास जाकर कहता है, तुमने मुझे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? भाभी को भी कुछ दिन पहले ही इस बात का पता चला है। जिस पर शेखर बोला, तो मुझे क्यों नहीं कहा? तो उसकी भाभी बोली, तुमसे क्या कहती? क्या तुम नहीं जानते कि तुम दोनों पहले से ही शादी कर चुके हो और दोनों एक दूसरे को माला पहना चुके हो? इसके बाद शेखर अपने कमरे में आया, जहाँ शेखर की भाभी पहले से ही ललिता को रख आई थी और अब उन दोनों के बीच मान अभिमान की कहानी शुरू हुई। ललिता कहती है, तुम्हारी तो 2 दिन बाद ही शादी है, मुझे इस असम्मान का भागी मत बनाओ।
शेखर अब अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मेरी मति मारी गई थी। मैं ये भूल बैठा था कि मैं तो विवाहित हूँ और मेरी एक धर्म पत्नी है। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, लेकिन तुमने भी मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? ललिता ढेर सारी नाराजगी के साथ कहती है, मैंने तो पहले ही तुम्हें कह दिया था, लेकिन तुमने कहा कि मुझे बेच दिया गया है और तुम तो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरे मामा ऐसे इंसान नहीं हैं। तब शेखर ने कहा, मैं बहुत ही डरपोक एक कायर था जो समाज के डर से, अपने परिवार के डर से अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था। इसीलिए उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे विश्वास का मान मैं नहीं रख सका। मगर ललिता भी नाराज अभिमान दिखाते हुए बोली, तुम बिल्कुल मेरे पास नहीं आओगे। मैं तो एक पराई स्त्री हूँ ना, और वही बनकर रहूंगी। शेखर बोला, तो मैं भी दूसरी पत्नी ले आऊंगा। वो मेरे घर को संवारेगी, मेरे कपड़े संजोएगी और मेरे अलमारी की चाबी अपने आंचल में बांध कर रखेगी। ललिता रोते हुए कहती है, तुम ये कर ही सकते हो, लेकिन जब तुम विदेशी कपड़े पहने एकदम भद्दे लगते हो, ये वो कभी नहीं बताएगी। बारिश में भीगने पर जो तुम्हें ठंडी लगती है और सर्दी हो जाती है, ये भी वो कभी नहीं कहेगी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। तभी शेखर की भाभी वहाँ आकर कहती है, इस तरह एक पराई स्त्री को लेकर और कितनी देर तक तुम दोनों दरवाजे के पीछे रहोगे? माँ डंडा लेकर इंतजार कर रही है। और इस तरह शेखर और ललिता की मिलन की कहानी यही समाप्त होती है। संक्षेप में कहे तो ये कहानी एक अद्भुत कहानी थी। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास परिणीता पर आधारित ये कहानी बनाई गई है। आज का सफर यहीं तक था दोस्तों। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को भी पक्के से सब्सक्राइब कर हमारे साथ रहे, प्यार दे। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।